दोस्तों नमस्ते। मैं हूँ दिलीप पाटिल, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, पंकज कला एवं विज्ञान महाविद्यालय चोपड़ा। आज हम भीष्म साहनी की कहानी तस्वीर उसके ऊपर प्रकाश डालने वाले हैं। भीष्म साहनी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक स्तंभ है। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे और लेखन की शिक्षा दीक्षा भी वहाँ से ही उनकी शुरू होती है। स्वतंत्र व्यक्तित्व वाले भीष्म साहनी जी गहन मानवीय संवेदना के एक हस्ताक्षर थे। अपने साहित्यिक माध्यम से भारत के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक यथार्थ का चित्रण उनकी कहानियों में मिलता है। भीष्म साहनी जी की कहानियों की विशेषता ये है कि उन्होंने जीवन में जो झेला, जिन संघर्षों से वे टकराए, उन्हीं का यथावत चित्रण उनकी कहानियों के कथ्य हैं। दोस्तों, उनकी तस्वीर कहानी समझने से पूर्व उस कहानी के जो पात्र हैं उनके ऊपर हम उनको देखते हैं। पहला पात्र है श्री, दूसरा पात्र है श्री का ससुर, तीसरा पात्र है श्री का बेटा नलिन और चौथा पात्र है श्री की बेटी कमला। अर्थात 4 लोगों के परिवार में घटित यह कहानी है। कहानी का प्रारंभ इस प्रकार होता है। श्री के पति मरने के 13 दिन बाद ये कहानी की शुरुआत होती है। इस कहानी में कोई नायिका का नाम नहीं दिया गया है, बल्कि श्री का ही नाम है, क्योंकि कहानी प्रथम पुरुष में लिखी गई है। श्री का पति मरे हुए 13 दिन हो जाते हैं और श्री को किस तरह अपने ससुर के पीछे पीछे कभी वकील के दफ्तर में तो कभी बीमा कंपनी के दफ्तर में घूमना पड़ता है, वह श्री उस समय खुद कितना दबा हुआ महसूस करती है, इसका चित्रण भी इस कहानी में मिलता है। वह अपने ससुर के साथ घूमती है, पर उसके बच्चों की सूध लेने वाला कोई नहीं होता। उसे उनकी चिंता होती है। ससुर हमेशा उससे रुखाई से बात करता है। ससुर घर की हर चीज़ बेचकर मकान किराए पर चढ़कर उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता है। कहानी की जो श्री है, उसे ना भाई है ना बहन। उसके पिताजी का भी देहांत हो चुका है। सिर्फ माँ है, वह भी बीमार है और खटिया पर पड़ी रहती है। ससुर उसे कहता है, तुम्हारे घर में न भाई है ही न बाप, सारा बोझ बुढ़ापे में मुझे उठाना पड़ रहा है। और आगे कहते हैं, तुम पढ़ लिख कर भी बेवकूफ़ हो, तुम कुछ करना धरना जानती होती तो वह इस वक्त जीता होता। कौन? उसका बेटा। अर्थात इसका मतलब ये है कि श्री का ससुर भी श्री के पति मरने का कारण श्री को ही मानता है। ये बात ध्यान में रहती है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और लेखक कहते हैं, श्री धीरे धीरे अपनी पुरानी यादों में खो जाती हैं। जब उसकी नई नई शादी हुई थी, शादी के पहले दिन पति ने श्री की ओर देखकर मुस्कुरा दिया था। वह मुस्कुराहट उसे आज भी जैसी कि वैसी वर्तमान में याद आती है। इसी मुस्कुराहट के साथ उसकी दूसरी याद भी जुड़ी हुई है कि जब कभी उसका पति उसे कुछ काम देकर जाता और वह काम इससे न हो पाता या उसमें कोई गलती हो जाती, तो वह व्यंग से हंसकर कहता, कोई बात नहीं, आगे से मैं खुद कर लूँगा। उसके पति का मन शायद घर में ही नहीं लगता था, क्योंकि वह कभी साइकिल उठाकर किसी और निकल जाता, कभी किसी और। पर कहा जा रहा है, कभी बताकर नहीं जाता था। दोनों बच्चे उसके घर आते ही उधम मचने लग जाते थे। दोनों उसकी गोद में बैठकर मचलते थे। लगे हाथ बच्चों माँ की शिकायतें करते थे, पापा आज माँ ने मुझे थप्पड़ मारा था, मुझसे दूध गिर गया तो माँ ने मुझे थप्पड़ मारा। उस वक्त उस स्त्री के मन बड़ी टीस उठी थी कि बच्चे उसके होकर भी उसके नहीं हैं। अर्थात वो माँ की खामियाँ, माँ की कमियाँ वो अपने पिताजी को कहते थे और पिताजी उस स्त्री के ऊपर गुस्सा करते थे। एक दिन ऐसी बात हो गई, उसके ससुर कहीं से उनके बेटी की एक तस्वीर लेकर आते हैं और घर में टांग देते हैं। कहानी के शीर्षक की सार्थकता किस प्रकार होती है, ये अब
लेखक हमारे सामने स्पष्ट कर रहे हैं। एक दिन उसके ससुर कहीं से उनके बेटी की तस्वीर लेकर आते हैं और घर में टांग देते हैं। उस तस्वीर में वे मुस्कुरा रहा होता है। कौन? श्री का पति। उस तस्वीर को देखते ही श्री का शरीर झंझना उठता है और वह सिर से लेकर पांव तक कांप जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लेखक ने इस कहानी के पूर्व में दो प्रकार का हंसी का वर्णन किया है। एक जब शादी हुई थी वो हंसी, और एक शादी के बाद जब उसका पति स्त्री को काम देकर जाता था और वह काम पूरा नहीं कर पाती थी, तो जब वे घर आते थे तो उसके स्त्री को कहते थे ठीक है मैं कर लूँगा, और उस वक्त वह हंसते थे। वो व्यंग के हंसी, आज भी वो व्यंग उसके मन को चुभ रहा है और वही हंसी वो तस्वीर में उसको दिखाई दे रही है, इसीलिए उसको बड़ी पीड़ा हो रही है। बच्चे लपक कर उस तस्वीर के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। उस तस्वीर के घर में आ जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि वह मरा नहीं, अभी जिंदा है। वो बच्चों को लगता है। तस्वीर देखकर उस स्त्री को लगता है कि वह उसे देखकर मुस्कुरा रही है, पर यह मुस्कुराहट व्यंग से भरी है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि देखो मैं मरकर भी बच्चों के पास हूँ और तुम जिंदा होकर भी बच्चों से दूर। बच्चे अब रोज तस्वीर के सामने खड़े होकर अपने पापा से बातें करते थे। बच्चे जो भी करते तस्वीर के सामने खड़े होकर अपने पापा को बताते, उसी तस्वीर के सामने खेलते। एक दिन नलिनी अपने पापा से माँ की शिकायत कर रहा होता है, तो माँ उसे सीने से लगा लेती है। तो वह कहता है तुम मुझे चूम रही हो ताकि मैं तुम्हारी शिकायत पापा से कर रहा हूँ। तुम गंदी हो, अच्छी नहीं हो। बच्चों की बात सुनकर वह मन में टीस उठती है। एक दिन ससुर रेफ्रिजरेटर भेज देते हैं। मजदूर रेफ्रिजरेटर लेने आते हैं तो नलिन उन्हें रोकता है, कहता है यह फ्रिज पापा का है, इसे मैं नहीं जाने दूंगा, ये पापा का है। माँ उसे डांटती है तो वह माँ को भी गुस्से में कहता है नहीं, ये तुम्हारा नहीं है, यह पापा का है, मैं नहीं ले जाने दूंगा। अर्थात बच्चे अपने पापा के साथ उनकी चीज़ों से भी कितना प्यार करते हैं, ये आप देख ही रहे हैं। श्री नलिन को उसके इस व्यवहार के कारण मारती है तो कमला डरी डरी सी रहती है, उनकी बेटी। श्री को बड़ा पछतावा होता है। श्री को मालूम है उसका पति मर गया है और घर का खर्चा चलाने के लिए घर की चीज़ें बेचना जरूरी है। घर कैसे चलेगा ये उसको फिक्र है, पर वह बच्चों को कैसे समझाए? बच्चे तो उसके समझाने से रहे। वह बच्चों की जिद की जड़ उस तस्वीर को मानती है और उस तस्वीर को हटाने का फैसला लेती है। वह तस्वीर हटाने वाली होती है कि ससुर आ जाते हैं और फर्नीचर लेने वाले कल लोग आएंगे ऐसा कहकर चले जाते हैं। स्त्री में न जाने कौन सी अद्भुत शक्ति प्रवेश कर जाती है। वह स्त्री जिसने कभी अपने पति और ससुर के सामने एक शब्द तक नहीं निकाला, वह अपने ससुर का विरोध करती है। नहीं जी, मैं कुछ नहीं बेचूंगा। ससुर उसे कहते हैं तो बीबी खाएगी कहाँ से? मेरे पास तुम्हें पालने के लिए पैसे नहीं हैं और तेरे मायके वाले जैसे जीते वैसे मरे हुए हैं। ससुर के और कहने पर वह वापस मना कर देती है और कहती है जी नहीं, मैं यहीं पर रहूँगी, मैं यहीं बच्चों को लेकर रहूँगी, कोई छोटा मोटा काम ढूंढ ही लूँगी और अपना गुजारा कर ही लूँगी। ऐसा ससुर को वह जवाब देती है। अपने ससुर को तो वह किस शक्ति के साथ यह कह देती है, और उसके बाद उसका मन किसी काम में नहीं लगता। वो सोचती ही जाती है उसके पास इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, क्या मालूम इतने अद्भुत शब्द उन्होंने अपने ससुर को कैसे कह डाले, ये उसको ही नहीं समझ रहा। उसी वक्त उसे दोनों बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों बच्चे अपने पिता की तस्वीर के पास जाकर कहते हैं पापा, माँ कुर्सियाँ मेज नहीं बेचेगी। माँ ने यह कह दिया है पापा तुम्हारी चीज़ें घर में ही रहेंगी। पापा, दादाजी ने माँ को बहुत डांटा, मगर माँ नहीं मानी, वह डरी भी नहीं। माँ ने उनसे कह दिया मैं नहीं बेचूंगी, कभी नहीं बेचूंगी, और पापा हम यहीं पर रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। और पापा तुम माँ को पैसे देकर भी नहीं गए, वो इतनी गरीब है। श्री का बच्चों की बात सुनकर रोम रोम पुलकित हो उठा है। वह नलिन को गले से लगा लेती है। दोनों बच्चों की कितनी देर तक बाहों में धरे बैठी रहती है और आंखों में से आंसू झरने की तरह झरझर बह रहे हैं।
कहानी के अंत में वह उस तस्वीर की ओर देखती है तो उसे लगता है कि उस तस्वीर से वह उसकी ओर देख रहा है। कौन? उसका पति। और उसकी मुस्कान लौट आई है जो शादी के पहले दिन थी। दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से एक विधवा स्त्री अपना जीवन किस तरह जीती है, इसका चित्रण बखूबी किया गया है। एक स्त्री के लिए अपना पति ही सर्वस्व होता है। पति के अलावा उसे किसी मौल्यवान वस्तु की चाह नहीं होती। पति के साथ साथ बच्चे भी उसकी जान होते हैं। पर जब किसी स्त्री को अपने पति को खो देने के बाद बच्चों से भी प्यार न मिले और उसे किस अवस्था में दिन गुजारने पड़े, तो उस पर क्या बीतती है, इसका चित्रण इस कहानी में मिलता है। साथ ही यह कहानी यह संदेश देने में भी सफल रही है कि एक स्त्री अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। बच्चों के लिए उसमें एक अलौकिक शक्ति का संचार हो जाता है और बच्चों को वह किस प्रकार पालन पोषण का जिम्मा उठा लेती है, यह एक स्त्री की वेदना की अभिव्यक्ति इस कहानी के माध्यम से दी गई। स्त्री विधवा हो जाने के कारण भी किन किन वेदनाओं से गुजरती है, इसका चित्रण भी लेखक इस कहानी में करते हैं। और साथ नलिन और कमला उस स्त्री के बच्चे हैं जो गौण पात्र के रूप में उभर कर सामने आए हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों।